गुड मॉर्निंग। एमबी बुक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पहला क्लास हमने आपको टाइड के बारे में बताया था और उसमें हमने टाइड के ओरिजिन और उससे संबंधित जितने भी चीज़ें थी और लास्ट में हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखा था। तो जो टाइड हम लोगों ने पढ़ा वो ज्योग्राफी के ओशियोनोग्राफी का पार्ट है और आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। ज्योग्राफी के एक ब्रांच है, फिजिकल ज्योग्राफी के एक ब्रांच होता है, उसमें क्लाइमेटोलॉजी है और उस क्लाइमेटोलॉजी में हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, इसके डिफरेंट लेयर्स कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं। तो देखिए, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं का एक थिक चादर है जो पृथ्वी को घेरा हुआ है। और ये क्यों घेरा हुआ है पृथ्वी को? तो इसलिए कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है और यही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, बंधा हुआ है। तो देखिए, द थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड एंड इट इज attached attached to the earth's surface by the gravitational force इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि गैसों की मोटी परत जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों तरफ फैला है को वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल क्यों इसके चारों तरफ सटा हुआ है, चिपका हुआ है? तो इसलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? पृथ्वी का, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चारों तरफ फैला हुआ है। अब देखिए कि ये जो एटमॉस्फेयर है जिसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये इतना मोटा है। इसकी जो ऊंचाई माना गया है, अलग अलग आप देखिएगा किताबों में अलग अलग इसकी मोटाई दी गई है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसकी मोटाई लगभग 10,000 किलोमीटर रखा है। यानी कि सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से यहाँ तक इसकी मोटाई कितनी है? 10,000 किलोमीटर है। ठीक है, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू एटमोसफेयर। यही एटमोसफेयर है, यही वायुमंडल है जिसके कारण पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव हो पाया है। नहीं तो अगर दूसरे ग्रह देखें, जैसे पृथ्वी, जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं उनमें से हम अगर मरकरी देखें, वेनस देखें या मंगल देखें, इन सभी ग्रहों को देखें तो इनके पास एटमोसफेयर नहीं है और जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। और जीवन वहीं पर संभव हो पाता है, आप जानते हैं कि जीवन वहीं पर संभव है जहां पर आपको एटमॉस्फेयर हो, वहां पर लिथोस्फेयर हो और वहां पर हाइड्रोस्फेयर हो। तो इसका मतलब है कि जहां पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये जहां पर मिलते हैं वहीं पर जीवन संभव हो पाता है। जैसे मंगल पर आपने सुना होगा कि मंगल पर पानी भी खोजा गया है। ठीक है, वहां पर जमीन भी है, ठीक है, स्थल भी है, लेकिन यही वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द एटमोस्फेयर। इसी एटमोस्फेयर के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और ये एटमोस्फेयर पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह बनाता है बाकी ग्रह के अपेक्षा। ठीक है, दिस एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ईवी रेज ऑफ द सन एंड प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट। ये भी देखिए कि आप देखेंगे कि इसके डिफरेंट लेयर में एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, उसमें एक ओजोन की परत होती है और वो परत क्या करता है कि सूर्य की परावैंगनिक किरण है उसको पृथ्वी पर आने से हमें बचाता है। वो एक चलनी का काम करता है जो यूवी रेज होते हैं उसको क्या करता है, पृथ्वी के सरफेस पर आने नहीं देता है, जिससे क्या होता है कि एक तो पृथ्वी अधिक गर्म नहीं हो पाती है, दूसरा कि अगर वो आ जाती तो एक तो पृथ्वी गर्म हो जाता और दूसरा कि कई प्रकार की हमारे यहाँ बीमारियां फैल जाती। ठीक है, खास करके जो स्किन कैंसर वगैरह डिजीज हैं या फिर हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियां बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें बचाता भी है, ना केवल जीवन इसके कारण क्यों संभव हुआ है, तो ये अनेक गतिविधियां करता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जैसी गैसें हमें दायी गैस है ऑक्सीजन जैसे, तो ये हमें हार्मफुल चीज़ों से भी बचाता है। ठीक है,
It's it is estimated that the 97% of the effective atmosphere is up to the height of the 29 किलोमीटर, यानी कि भले ही ये माना जाता है कि 1000 किलोमीटर इसकी हाइट है, लेकिन 97% से ज्यादा इफेक्टिव वातावरण यानी प्रभावी वातावरण सिर्फ और सिर्फ 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही है। समझ में आया? अब देखिए कि इस एटमॉस्फेयर में और कौन-कौन सी चीजें हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे कि इस एटमॉस्फेयर में और कौन-कौन सी चीजें हैं। तो कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसमें गैसेज भी हैं, इसमें वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी गैसेज भी हैं, जलवाष्प भी हैं और धूल कण भी हैं। अब इनका परसेंटेज देखें तो मेजर जो गैसें एटमॉस्फेयर में हैं, इन एटमॉस्फेयर में जो मेजर गैसेज हैं, उसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है। आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और अदर गैसेज, इसमें अदर गैसेज में हो गए नियोन हो गए, हीलियम हो गए, ओजोन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, क्रिप्टॉन हो गए, जेनॉन हो गए और मीथेन जैसे अन्य गैसेज जो हैं, जिनकी मात्रा जो है काफी कम है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कम है मात्रा। आप देखिए आर्गन आर्गन देखिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कितनी कम मात्रा है। लेकिन ये दोनों रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये गैसेज ना रहें तो पेड़-पौधे के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और पृथ्वी बहुत, अगर ये गैस ना रहें तो पृथ्वी हो सकता है कि टेम्परेचर इसका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये बैलेंस बनाकर रखती है हमारे तापमान को, ठीक है? लेकिन इसकी संख्या जब अधिक हो जाएगा तो ये हमारे लिए हानि भी है, ठीक है? कम हो जाएगा तो भी क्या है? हमारे लिए हानि है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी हानि है, ठीक है? तो ये मेजर गैसेज हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाटर वेपर में देखते हैं, यानी जल वाष्प। द वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर रेंजेस बिटवीन द 0 टू 5% बाय वॉल्यूम, यानी आयतन के अनुसार ये वाटर वेपर जो होता है वातावरण में, वो कितना वायुमंडल में, वो 0 से 5% तक वेरी करता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वो डिपेंड करता है वाटर बॉडीज पर। अब मान लीजिए कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर निश्चित है कि वहाँ के वातावरण में क्या होगा कि वाटर वेपर ज़्यादा होगा। अब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर बिग ओशियन बॉडी नहीं है, यानी कहने का मतलब कि बड़े-बड़े सागर नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, झील नहीं है, पोखरे नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ से जल वाष्प उड़ेगा ही नहीं, ठीक है? तो जिस कारण क्या होता है कि वहाँ पानी नहीं होती, जिसके कारण वो इवेपोरेट नहीं होता है, तो वहाँ पर जल वाष्प की कमी होगी, ठीक है? द अमाउंट ऑफ वेपर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा जो दूसरा फैक्टर है, वो क्या है? ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द विंड, यानी हवाएँ कितनी तेज़ गति से चल रही हैं। अगर हवाएँ कहीं तेज़ गति से चलेंगी, तो वो ज़्यादा वाष्पीकरण करेंगी, जिसके कारण वातावरण में ज़्यादा वाष्प होगा। वहाँ पर पानी कैसा है, वो डिपेंड करता है। तो इन सभी चीज़ों पर जलवाष्प की मात्रा डिपेंड करता है। विथ इंक्रीजिंग हाइट द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर डिक्रीज, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने, सरफेस से ऊपर, पृथ्वी के सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि इसकी मात्रा कम होते जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा वैसे वैसे जलवाष्प की वायुमंडल में मात्रा कम होता है। तो ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा क्या होता है? कम होता है। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वाटर वेपर अलाउ इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन सो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव रीच द अर्थ सरफेस बट ट्रैप आउटगोइंग शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड हेल्प हीटिंग द अर्थ सरफेस, यानी कि ये जो वाटर वेपर भी है वो क्या है? CO2 जैसा ही काम करता है। कहने का मतलब कि ये भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वातावरण का, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखिए वाटर वेपर अलाउ इनकमिंग शॉर्ट वेव, ठीक है? यानी जो इनकमिंग शॉर्ट वेव है उनको आसानी से पृथ्वी की तरफ जाने देता है, लेकिन जब पृथ्वी से टकराकर वो लौटते हैं तो उसको जाने नहीं देता है, उसके लिए क्या होता है? फंसा लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होता है, ठीक है? तो हमने देखा कि इसके कंपोनेंट में गैसेज देखे,
इसके कंपोनेंट में हमने जल वाष्प देखा, और तीसरा डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, धूलकण भी एटमॉस्फेयर में होते हैं। और डस्ट पार्टिकल्स हेल्प इन द स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन विच एड वेरी चार्मिंग कलर टू रेड एंड ऑरेंज एट द सनराइज एंड सनसेट। यानी कहने का मतलब ये है कि यही डस्ट पार्टिकल हैं जिनके कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें क्या दिखता है, हमें आकाश में लाल रंग और नारंगी रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्कैटरिंग होता है, जब आप रेनबो वगैरह देखते हो, तो यही कारण है, डस्ट पार्टिकल है। हालांकि डस्ट पार्टिकल के साथ क्या होता है कि जो आकाश में डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वर्षा होती है, तो देखते हैं कि वर्षा के कारण ये डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। यानी डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो नीचे पृथ्वी के सरफेस पर आ जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है। ठीक है, और जो आकाश में हमें वर्षा के बाद रेनबो दिखाई देता है, इन डस्ट पार्टिकल के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि इन डस्ट पार्टिकल जो आकाश में उड़ते रहते हैं, इन पर वाटर का ड्रॉपलेट्स कहने का मतलब जल की बूंदे टिक जाते हैं। ठीक है, जल की बूंदे यहाँ पर टिक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये एक प्रिज्म जैसा काम करता है। ठीक है, और यही कारण है कि जब सूर्य की प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य की प्रकाश पड़ता है, तो ये स्कैटर कर देता है 7 अलग-अलग रंगों में। जैसे प्रिज्म के थ्रू क्या होता है कि प्रिज्म के थ्रू जब सूर्य की एक किरण को पास किया जाता है, तो 7 अलग-अलग कलर में टूट जाता है। उसी तरीके से सूर्य के प्रकाश जब इन बूंद पर पड़ते हैं, जैसे ही वर्षा के बाद, ठीक है, तो क्या होता है कि आकाश में हम देखते हैं कि रेनबो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये धूलकण वाटर ड्रॉपलेट्स को, यानी जलवाष्प को हवा में उड़ाता है, और वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। प्रिज्म की तरह बिहेव करने के कारण क्या होता है कि ये अलग-अलग कलरों में, सूर्य की किरणें अलग-अलग कलरों में बँट जाती हैं, और वायुमंडल में हमें क्या रेनबो दिखाई देता है। ठीक है? अब आइए कि ये जो हमारा वातावरण है, यानी ये जो वायुमंडल है, ये इसको अनेक भागों में बाँटा गया है। क्योंकि आप देखें कि जो 97% ऑफ द इफेक्टिव वातावरण जो था, वायुमंडल था, वो लगभग 29 किलोमीटर की ऊँचाई तक ही है। ठीक है? तो उसके आधार पर, तापमान के आधार पर इसको 2 तरीके से बाँटा गया है। एक तो तापमान और वायु दाब के आधार पर इसको अलग-अलग भागों में बाँटा गया है, और दूसरा कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर इसे 2 भागों में बाँटा गया है। अब देखिए, तापमान और वायु दाब, तापमान और वायु दाब के आधार पर इसे 2 भागों में 4 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन? ट्रोपोस्फियर, परिवर्तन मंडल, या इसी को जोब मंडल भी कहा जाता है। ठीक है? दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तीसरा मीजोस्फियर, मध्य मंडल। और चौथा थर्मोस्फियर, ताप मंडल। हालांकि थर्मोस्फियर को आगे चलकर और 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक है इनोस्फियर, जिसको आयन मंडल कहा जाता है, और दूसरा एक्सोस्फीयर, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर को आगे चलकर हम देखेंगे 2 भागों में बांटा गया है, और इसके प्रत्येक की विशेषताओं को देखेंगे। तो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और इसके आधार पर होमोस्फेयर, सममंडल और हेटेरोस्फेयर, यानी विषम मंडल में बांटा गया है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये कैसे हटेगा? हाँ, आइए,
ट्रोपोस्फेयर के बारे में, परिवर्तन मंडल या ध्रुव मंडल के बारे में देखते हैं। अब देखिए, ट्रोपोस्फेयर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड ट्रोपोज विच मीन्स चेंज। यानी कि इसी के आधार पर ट्रोपोस्फेयर का नाम जो पड़ा है, क्या है, पड़ा है परिवर्तन मंडल। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। बहुत सारी घटनाओं का ये मंडल, इस मंडल में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, खास करके वेदर से संबंधित घटनाएं इस मंडल में घटती रहती हैं, जिसके कारण इसमें परिवर्तन होते रहता है, और ये इसी कारण इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। यानी कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो इसमें इस तरीके से लेयर में इसको हम, इसके वायुमंडल को इस तरीके से लेयर में बांट देते हैं। तो जो सबसे पहला लेयर है, इसी को क्या कहा गया है, ट्रोपोस्फेयर कहा गया है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के सरफेस से पहला ये लेयर, पृथ्वी के सरफेस से अगर ऊपर जाए तो सबसे पहला लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑल द वेदर फेनोमेना अकर इन दिस लेयर। यानी कि जो बादल का गड़गड़ाहट होता है, जो बिजली के चमकना होता है, या बादल का बरसना होता है, या बादल का मूवमेंट होता है, वो सभी घटनाएं, खास करके जो क्लाइमेट से संबंधित, वेदर से संबंधित जो घटना होती हैं, वो सारी घटनाएं इसी स्फीयर में होती हैं, ठीक है। आप देखिए, इसका अगर हम पिक्चर दिखाएं आपको, ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सबसे नीचे वाला परत है, ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर का जो बाउंड्री है, ये यहां तक है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको दो भागों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग जहां पर थे, ट्रोपोस्फेयर पर, ठीक है। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इस परत में मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं होती हैं। उसके बाद देखिए, दिस लेयर कंप्राइजेज 90% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द एटमोस्फेयर। यानी कि एटमोस्फेयर का जो 90% भाग, जो वायु की 90% जो वायु होती हैं, वो इसी ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं। यानी कि वायु की डेंसिटी सबसे ज्यादा इसी में होती है, वायु की सघनता इसी लेयर में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। या यूं कहें कि वायु सबसे ज्यादा मात्रा में इसी परत में पाई जाती है, ठीक है। परिवर्तन मंडल की औसत ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 6 किलोमीटर है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा आप जानते हैं कि ध्रुवों पर इसकी जो मोटाई है कम है, और विषुवत रेखा पर ये 16 किलोमीटर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, दोनों जगह अलग अलग होता है, जिसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि इनकी मोटाई में भी अंतर पड़ जाता है, ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। आप जानते हैं कि हवाएं जो होती हैं, वो गर्म होने पर एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। उसी तरीके से जब गर्मी के सीजन आएगा, तो हो सकता है कि आज ये ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक है, ठंडा के मौसम में यहाँ तक है, वो गर्मी के मौसम में थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि इस परिवर्तन मंडल की जो हाइट होती है, जैसे आपने देखा कि विषुवत रेखा पर ये 16 किलोमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई ज्यादा होगी, और ध्रुवों पर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पर कम हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहता है, ये सीजन के साथ भी परिवर्तित होता है। गर्मी में इसकी हाइट क्या हो जाता है, थोड़ा और बढ़ जाता है, और ठंडा में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो सीजन के साथ, यानी मौसम के अनुसार, इसकी ट्रोपोस्फेयर की हाइट बदलते रहता है। दिस लेयर In this layer, temperature decrease with increased height of the rate of 6.5 degree Celsius per 1000 meter. This rate of decrease of temperature is called normal lapse rate. यानी कहा जाता है, इस लेयर में क्या होता है कि जब आप पृथ्वी के सरफेस से आप ऊपर बढ़ते हो, यानी पृथ्वी का सतह है, और सतह से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, तो क्या होगा कि तापमान में गिरावट आएगी। यानी कि ये मानकर चलें, ऐसे आप मानकर चलिए कि ये हम लेयर बना रहे हैं, और ये अर्थ सरफेस है,
अर्थ सरफेस है। तो पहला लेयर कौन सा है? तो पहला हम लोग देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है। तो इस लेयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, अगर आप हाइट आपका ऊपर जा रहा है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट ऊपर हो रहा है, तो तापमान में गिरावट आएगी। और ये तापमान में गिरावट आती है कितना? तो 165 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 165 मीटर, 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो क्या होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना? और इसी को क्या कहा जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, यानी समान ह्रास दर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रोपोस्फेयर में यानी परिवर्तन मंडल में अगर आप 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री तापमान में गिरावट आती है और इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, द अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। अब देखिए कि हमने आपको बताया कि इसकी हाइट कितना है, तो मान के चलिए यहाँ 16 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम इक्वेटर लिख दे रहे हैं, इक्वेटर पर 16 किलोमीटर, और ये पोल है, तो पोल पर लगभग आप 6 किलोमीटर देख रहे हैं, तो 16 से 6 किलोमीटर। तो अब क्या होता है कि इसके ऊपर में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है, ये लाल कलर की जो देख रहे हैं ना, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर में, और इसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। आप पॉज देखिए, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है पॉज। पॉज का मतलब क्या है कि रोक देना, यानी वहां पर कुछ घटना ही नहीं हो रही होगी। जैसे आपको अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको देखने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे पॉज कर देंगे और फिर आप दूसरी चीजों को देखने लगेंगे। तो उसी तरीके से हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि तापमान घटता है ऊंचाई के साथ, लेकिन इस भाग में ट्रोपोपॉज जिसको कहा जाता है, इस भाग को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। तो इस भाग में तापमान ना घटता है ना बराबर होता है, एक समान रहता है, ठीक है, इसीलिए इसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है, और लगभग इसकी 1.5 किलोमीटर औसत मोटाई होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, ठीक है। तो वायुमंडल की यह दूसरी परत है, हमने देखा। यहां पर आइए, तो ये ट्रोपोस्फेयर है और दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है। ये ऑन एन एवरेज इट एक्सटेंडेड अप टू 50 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हमने मान के चला कि उसकी हाइट कितनी है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, तो 16 से 6 किलोमीटर है। तो इसकी हाइट लगभग पृथ्वी के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर तक है, ठीक है। यानी इसकी मोटाई अगर निकालना होगा तो 35 से आप 45 किलोमीटर या 35 से 44 किलोमीटर इसकी मोटाई है, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। A few scientists believe that the stratosphere is isothermal, which while others consider temperature increase with the height in this sphere. आपको हमने बताया कि ये है ट्रोपोस्फेयर और ये है स्ट्रेटो। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में ये माना जाता है, इसकी यहाँ से आप देखिए कि पहला लेयर था ये 16 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, और ये लगभग इसकी 50 किलोमीटर तक हाइट होती है, ठीक है। तो इस स्फीयर में कुछ लोगों का मानना है कि तापमान समान रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहा गया है। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उनका मानना है कि नहीं, इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर हम लोग इस लेयर में ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस लेयर में तापमान बढ़ता है। तो इसका कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि इसी लेयर में एक ओजोन की परत है, ठीक है, जिसका कारण क्या होता है कि ओजोन के नीचे जो समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसमें तो तापमान समान रहता है, ना परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ओजोन के जैसे हम ऊपर वाले भाग पर आते हैं तो इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ने लगता है।
तो हम ये कह सकते हैं, ऑन एन एवरेज हम ये अनुमान लगा सकते हैं या ये कहेंगे कि इस लेयर में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। पहला लेयर में क्या है कि तापमान घटता है और दूसरी लेयर में तापमान बढ़ता है। इसका कारण क्या होगा कि ये ओजोन क्योंकि सूर्य की जो परावैंगनिक किरण होती है और भी किरणें को ये क्या करती है, सोखती है। तो निश्चित है कि यहाँ पर हीटिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका तो तापमान बढ़ेगा ही ना। तो इस लेयर की तापमान बढ़ता है, ठीक है, ऊंचाई के साथ। देयर इज अ ओजोन लेयर इन दिस स्फीयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ओजोन की परत होती है, ये किस लेयर में होता है, तो वायुमंडल के समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है। उसके बाद आइए, द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ट्रोपोपॉज होता है, उसी तरीके से इसका भी एक 1.5-2 किलोमीटर मोटी परत होती है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ठीक है, सॉरी स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तापमान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ट्रोपोपॉज था, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो एक मोटी 1.5-2 किलोमीटर की परत होती है, जहां पर तापमान समान रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, पॉज कहा जाता है। तो हर उसी तरीके से जैसे ये ट्रोपोस्फेयर का ऊपरी भाग था, तो ट्रोपोपॉज, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी भाग है तो स्ट्रेटोपॉज। उसी तरीके से आगे चलकर मीजोस्फेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, मीजोस्फेयर का ऊपरी परत जो होगा वो मीजोपॉज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। देखिए, अब तीसरा वायुमंडल की तीसरा जो लेयर है उसके बारे में हम लोग आते हैं, जिसको मध्य मंडल कहा जाता है, मीजोस्फीयर, ठीक है। यह मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी इसकी इस परत की मोटाई जो है 30 किलोमीटर ऑन एन एवरेज है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अब जरा देखिए, इसमें क्या होता है, तापमान घटता है, बढ़ता है और पुनः घटता है, ठीक है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। द अपर लिमिट ऑफ द मीजोस्फीयर इज कॉल्ड मीजोपॉज। हेयर द टेम्परेचर गोज अप टू अप्रोक्स -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि ये अपर लिमिट क्या है, मीजोपॉज है, और लगभग इस क्षेत्र में तापमान 100 डिग्री माइनस तक रहता है। यानी कि आप देखें तो सबसे कम तापमान आप इसी लेयर में आप कह सकते हैं, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस तक मीजोस्फीयर में रहता है। मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर। यानी कि आप देखते हैं कि जो भी उल्का पिंड होते हैं, जो दूसरे प्लैनेट से या मून से या फिर दूसरी जगहों से टूट कर आते हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पर बर्न कर जाते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देखिए कि देख रहे हैं ना, ये जो भी मीटियोर्स हैं ये बर्न कर जाते हैं। ये क्यों बर्न कर जाते हैं, तो जब जैसे जैसे ये टूट कर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की तरफ आते हैं, आते तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आते हैं वैसे वैसे डेंसिटी, हवाओं की डेंसिटी, धूल कण, उसमें जलवाष्प, इन सभी की मात्रा बढ़ते जाता है। और जब डेंसिटी बढ़ते जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर हीटिंग होती है, फ्रिक्शन के कारण हीटिंग होती है, उस हीटिंग के कारण क्या होता है, ये बर्न कर जाते हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहते हैं तो क्या होता है, ये डायरेक्ट आकर हमारे पृथ्वी से टकराते हैं और बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स यहाँ पर गड्ढा कर देते हैं। जैसे आप मून पर देखते हैं, मून का सरफेस बहुत क्रेटर के कारण बहुत गड्ढा है, समझ में आ रहा है। आप हमारे यहाँ भी कभी कभी क्या होता है कि ये कंप्लीटली बर्न नहीं करते हैं तो आकर पृथ्वी से टकराते हैं। और बिहार में भी कई ऐसे जो मिट्योर्स हैं वो पृथ्वी पर आकर गिरे हैं, 10-10 केजी, 15-15 केजी, 30-30 केजी तक के गिरे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा जो मिट्योर्स है वो एरिज़ोना में, एरिज़ोना जो अमेरिका का एक प्रांत है वहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है? बहुत बड़ा वहाँ पर गड्ढा किया हुआ है, ठीक है? तो ये मेसोस्फीयर में लगभग कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं क्या? मीटियोर्स, ठीक है? तो एक तरीके से आप देखिए, अगर ये वायुमंडल नहीं रहता तो ये मीटियोर्स कब हमारे सर पर गिर जाते हैं, कोई इसका भरोसा नहीं रहता है, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादा भूकंप और सुनामी से ज़्यादा हमें डर इन्हीं चीज़ों से लगता है, ठीक है? आइए, नेक्स्ट आइए। अब है थर्मोस्फेयर, ठीक है? ये जो है बाहरी लेयर है,
तापमंडल, इसे तापमंडल कहा जाता है और इसको बाद में 2 भागों में बाँटा गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे इनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। अब देखिए दिस लेयर इज सिचुएटेड 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। आप पिछले फिगर में देखिए, यहाँ से 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और इसका जो हाइट है वो 640 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, 640 किलोमीटर, जनरली ये 80 किलोमीटर से जाता है लगभग 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये जो 640 किलोमीटर जो है ना, ये इसका पहला पार्ट है और फिर 640 किलोमीटर से इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जिसका हाइट अनिश्चित है। उसका हाइट हमें ज्ञात नहीं है, कोई 10,000 किलोमीटर मानता है तो कोई कुछ किलोमीटर मानता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कहाँ थे, ट्रोपो, ये तो ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो। तो देखिए यह मंडल पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इन दिस स्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज रेपिडली विथ इंक्रीज इन हाइट, यानी इस लेयर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर पहले घटा बढ़ा घटा, अब फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, it is considered that the temperature in the upper limit हाइट अनडिसाइडेड, यानी कितना ये हाइट है अभी तक सही जानकारी इसके बारे में हमें नहीं पता चल पाया है, इसीलिए यहाँ पर हाइट अनडिसाइडेड लिखा हुआ है। ऑफ दिस स्फीयर गोज अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस, यानी 1700 डिग्री तापमान इस परत की होती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है कि अगर आप इस लेयर में अगर चल भी जाते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से आप इस लेयर में चल गए, फिर भी आपको इतना तापमान महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेंसिटी जो है हवाओं की जो घनत्व है बहुत कम है, जिसके कारण इस तापमान को आप फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1700 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है। इसको आगे चलकर यानी ट्रोपोस्फेयर को आगे चलकर फिर किसमें बांटा गया है, दो भागों में, एक इनोस्फेयर और दूसरा एक्सोस्फेयर, यानी आयन मंडल और वायुमंडल। अब देखिए इसके बारे में, तो आयन मंडल इनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इस परत की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। वायुमंडल की इस परत में विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगे प्रवर्तित होते हैं, जिसके कारण ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट, जो आज हम यह आज आज ना सैटेलाइट व्यवस्था आ गया है, इससे पहले जो हमारे यहाँ टीवी वगैरह का सिग्नल पकड़ता था, इसलिए हम पृथ्वी से नीचे से सिग्नल भेजते थे, इस लेयर में टकराकर पुनः पृथ्वी पर आता था और फिर हमारे एंटीना के माध्यम से हम चीजों को देखते थे, या रेडियो तरंगे जो रेडियो तरंगे हैं उनको। ठीक है, तो रेडियो वेव्स ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर रिफ्लेक्टेड इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की इस परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे प्रवर्तित होती है और चूंकि इसमें अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरंगे परावर्तित होती हैं, जिसके कारण इसको आगे चलकर फिर अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर में, यानी कि आयन मंडल को आगे 4 भागों में बांटा गया है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डी लेयर रिफ्लेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव बट एब्जॉर्ब सिग्नल्स ऑफ मीडियम एंड द हाई फ्रीक्वेंसी वेव, यानी लो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और मीडियम और सिग्नल फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ई लेयर में देखिए, ई लेयर रिफ्लेक्ट द मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव बैक टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर अगर ई लेयर है, जिसके कारण क्या होता है, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव होती हैं वो पुनः पृथ्वी की तरफ आती हैं। इस परत को केनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस परत को केनेली हेविसाइड्स परत भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी परत में अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस की घटनाएं होती हैं। अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस क्या होता है कि इस लेयर में आयंस होते हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इस
इस परत में जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण इस परत में प्रकाशों का बहुत ज्यादा ज्योति उत्पन्न होता है और उसी ज्योति को ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑरोरा बोरियोलिस की जो घटना होती है ये होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ और ये साउदर्न हेमिस्फीयर हुआ। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियोलिस की घटना होती है, जबकि ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस की घटना साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो ये क्या है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना इसी परत में होती है। आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि आयन मंडल में होती है। आयन मंडल की किस परत में होती है? तो ई परत में होती है। ये क्या है, एक प्रकाश की घटना होती है विद्युत चुंबकीय इस लेयर में विद्युत चुंबकीय घटना के कारण यहाँ पर प्रकाश का काफी तेजी से उत्सर्जन होता है, दिखाई देता है और उसी प्रकाश को ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एफ लेयर की एफ लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड अपलेटन लेयर। ठीक है, इसको अपलेटन लेयर के भी नाम से जाना जाता है और इस लेयर में क्या होता है, मीडियम एंड द हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। ठीक है, इस परत को अपलेटन परत भी कहते हैं। यह मध्य और उच्च आवृत्ति तरंग वाले आवृत्ति वाले तरंगों को पृथ्वी की तरफ वापस प्रवर्तित करता है और इसका सबसे लास्ट लेयर जीप लेयर रिफ्लेक्ट लो मीडियम एंड द हाई फ्रीक्वेंसी वेव बैक टू द अर्थ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आयन मंडल को आगे चलकर 4 भागों में बटा हुआ है और प्रत्येक लेयर की अपनी महत्व है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद जो सबसे बाहरी लेयर है, यानी थर्मोस्फेयर को हमने देखा कि तापमंडल, और उसको तापमंडल इसलिए भी पड़ा है उसका नाम क्योंकि आपने देखा कि उसमें तापमान लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसे तापमंडल, तो तापमंडल को 2 भागों में बांटा गया है, आयंस इनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब देखिए एक्सोस्फेयर, इसकी हाइट कहाँ से मानी गई है, वायुमंडल की यह सबसे बाहरी परत है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और दूसरा इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर के बाद मानी जाती है और कितनी मानी जाती है इसके बारे में कोई निश्चित हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बाह्य मंडल है और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है। तो इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि ये आउटर मोस्ट लेयर और दूसरा कि इसकी हाइट 640 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, आप देखिए ये हुआ ट्रोपोस्फियर, ये सारी मौसमी घटनाएं इसी में होता है। दूसरी बात कि स्ट्रेटोस्फियर की एक और विशेषताएं हैं कि चूंकि इसमें बादल या मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण ये जेट प्लेनों को उड़ाने के लिए सर्वाधिक सबसे अच्छा या सबसे अनुकूल माना जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में तो सारी मौसमी घटनाएं होती हैं जिसके कारण उनको उड़ने में बाधा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ये कोई बाधा नहीं है, कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ना क्लाउड का, ना थंडरिंग का, ना रेन का, कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती है जिसके कारण जेट प्लेनों को उड़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर सबसे अनुकूल माना जाता है। ठीक है, तो पहला हमने क्लासिफिकेशन देखा था वो तापमान के आधार पर और तापमान और वायु दाब के आधार पर। ठीक है, अब एक दो चीज और ध्यान रखना है कि वायु की डेंसिटी यानी एयर की जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी हाइट के बढ़ने के साथ क्या होगा, ये इंडिकेट कर रहा है डेंसिटी यानी घनत्व। तो हाइट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डेंसिटी कम होगा, सॉरी हाइट, हाँ सही है, हाइट बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रहा है, यानी कि पृथ्वी के सबसे नीचे वाले सरफेस पर वायु का दाब ज्यादा होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएगा। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए कि केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। एक क्या है, होमोस्फेयर। होमोस्फेयर यानी पृथ्वी के ट्रोपोस्फेयर से लेकर मीजोस्फेयर तक जो परत होता है, ट्रोपोस्फेयर से लेकर मीजोस्फेयर तक की जो परत है वहां तक के एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो
वायु जो है, वायु का मिश्रण जो है वो एक जैसा है, वो अलग अलग नहीं है, वो मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, इसीलिए इसे सममंडल कहा जाता है। जबकि हेटेरोस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, मीजोस्फीयर के बाहर वाले, यानी मीजोस्फीयर के बाहर वाले आप कह सकते हैं कौन कौन से आ गए उसमें, तो उसमें आ गए आयन आयन मंडल और वायुमंडल। तो वो दोनों मंडल है, चूंकि उसमें गैसों की जो मिश्रण है एक जैसा नहीं है, इसीलिए इसे विषम मंडल कहा जाता है। अब देख लीजिए होमोस्फेयर, द हाइट ऑफ द होमोस्फेयर इज 80 किलोमीटर, और आप देख रहे थे कि मीजोस्फेयर की भी हाइट 80 किलोमीटर तक होती है। इस परत में गैसों का मिश्रण एक समान रहता है, इसीलिए इसे सममंडल कहा जाता है। द मिक्सचर ऑफ गैसेज रिमेन यूनिफॉर्म इन दिस लेयर, हेंस इट इज कॉल्ड द होमोस्फेयर। आगे देखते हैं कि ये हेटेरोस्फीयर, यानी कि इसमें गैसों का मिश्रण क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा, इसलिए इसको दूसरे भागों में बांट दिया गया है। डिफरेंट एटॉमिक लेयर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की अलग परत होती है, ऑक्सीजन का अलग, हीलियम का अलग, हाइड्रोजन का अलग, यानी इसमें मिश्रण नहीं होता है, मिक्स नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं ये सारे गैसें, जिसके कारण ये अलग अलग परत होती हैं, ये एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, इसीलिए इसे विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि पृथ्वी के वायुमंडल और उसके अलग-अलग जो परत हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। अब आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो हमने आपको बताया कि तापमंडल उसका नाम ही क्लियर है, और वहां पर तापमान कितना हो जा रहा था, लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जा रहा है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, तापमंडल कहा जाता है। तो विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, तो थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वायुमंडल के परतों का सही क्रम इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें मीजोस्फेयर हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें आयन मंडल हो गया, इनोस्फेयर हो गया, ये भी नहीं होगा। इक्जोस्फेयर, ये भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला लेयर है, उसके बाद स्ट्रेटो, मीजो, आइनो और देन इक्जो होता है। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसका? डी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द जे एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन अ लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि आयन स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन की परत होती है, और लगभग ओजोन के नीचे जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो वायुमंडल की घटनाओं से, सॉरी, मौसमी घटनाओं से वो फ्री होता है, जिसके कारण वहां पर आसानी से ये जेट प्लेन उड़ती हैं। ठीक है, तो रीजन क्या हो सकता है? देयर आर नो क्लाउड और वाटर वेपर इन अ लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ये तो सही बात है कि वहां पर ना तो क्लाउड है कोई और ना ही वाटर वेपर होता है, क्योंकि आपने देखा कि वाटर वेपर की जो मात्रा होती है वो ऊंचाई के साथ कम होते जाता है। ठीक है, तो निश्चित है कि उस ऊंचाई तक इनकी मात्रा नहीं होगी। दूसरा देखिए कि देयर आर नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अ विंड्स, यानी वर्टिकल मूवमेंट्स की, जब हवाएं गर्म होती हैं ना तो वो हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, तो इस तरीके की हवाओं का मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो देयर आर नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अ विंड्स इन दिस लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी बात सही है। निचले समताप मंडल में हवाओं की कोई ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर गति नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वायुयान को या एयरक्राफ्ट को उड़ाना बहुत ही आसान हो जाता है इस लेयर में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? विच ऑफ द विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन above इज आर करेक्ट इन द कंटेस्ट? तो इसमें कौन सही होगा? तो दोनों सही होगा। ठीक है, और दोनों सही, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is are correct in a matching the layer of the atmosphere and its characteristics? अब जरा देखिए तो इसमें आपको मैच करना है कि किस लेयर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देखिए तो वेदर फेनोमेना, यानी मौसमी गतिविधियां किस में होगा? तो सबसे निचली परत में होगा ना, और सबसे निचली परत परत तो यही है, ट्रोपोस्फेयर, तो ये मैच है, करेक्ट। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी मैच है, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर जो दूसरी परत है उसमें ओजोन लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा आयन मंडल, ये भी करेक्ट मैच है।
रेडियो वेव रिफ्लेक्ट टू द अर्थ सरफेस, रेडियो वेव को पृथ्वी की तरफ प्रवर्तित करता है। और तीसरा मीजोस्फेयर, ऑरोरा बोरियोलिस एंड द ऑरोरा ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ये ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस की घटना जो होती है, या तो यहाँ पर ऑप्शन रहता मीजोस्फेयर के जगह पर थर्मोस्फेयर तो भी सही होता, या फिर इनोस्फेयर रहता तो भी सही होता। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से कोई रहता तो सही होता। जबकि मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर में ये घटना नहीं होती है। ये घटना कहाँ होती है, थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में, या फिर दूसरी भाषा में कह लें कि इनोस्फेयर में ये घटना होती है। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई रहता तो ये सही होता। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसका मतलब है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो ए बी सी करेक्ट है। तो ए बी सी कहाँ है, तो डी में है, तो ए बी सी करेक्ट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अ लेयर ऑफ एटमोस्फेयर विच इज कंपोज्ड पार्शियली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड, यानी कि वायुमंडल की किस परत में, आपको हमने बताया कि कौन से मंडल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिकल्स होती हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो वो कौन से हैं, आयन मंडल। ठीक है, वायुमंडल की एक परत जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक आयनों से बनी होती है कहलाती है, वो क्या कहलाता है, आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली। अब देखिए तापमान किस लेयर में सबसे तीव्र गति से बढ़ता है। तो आपने देखा कि ट्रोपो देखा, तो ट्रोपो में तो तापमान गिरता है, स्ट्रेटो में देखें तो उसमें तापमान बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। मीजो में देखें उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन जो थर्मोस्फेयर था उसमें बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा था। तो इसमें कौन सा होगा, थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर, ये अभी बाकी है 7 नंबर। पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि के में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख भूमिका क्या है। यानी ग्रीन हाउस गैस कौन है, वैसी गैस जो, ये पृथ्वी है, तो जो सूर्य से जो किरण आ रहा है, तो ये इनकमिंग रे है, सोलर रेडिएशन जो जो पृथ्वी पर आ रहा है, तो इनकमिंग रे है। लेकिन क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी गैसें हैं, जब ये पृथ्वी के सतह से टकराता है तो पुनः रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस तापमान को बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो गैसें जो पृथ्वी को इस रिफ्लेक्टेड किरण को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे तापमान इसका बढ़ जाता है। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाली गैस जो होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिनमें CO2, CFC, कार्बन मोनो, और इसमें वाटर वेपर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो तापमान बढ़ जाता है। जिससे आप सोच कर देखिए कि आप गर्मी में लाइट कपड़ा पहनते हैं, लाइट कपड़ा पहनते हैं क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है प्रकाश को। अगर डार्क पहनेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो ये हीट होगा। उसी तरीके से ये गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, इन रिफ्लेक्टेड रे को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैसें की प्रमुख भूमिका क्या है। तो आने वाली किरण और जाने वाले अवरक्त विकिरण दोनों के लिए पारदर्शी होती हैं। अगर दोनों के लिए पारदर्शी होती हैं तो ऐसा होता है कि दिन में तापमान बढ़ता और रात में तापमान बहुत कम हो जाता। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है तो वो रेगिस्तानों में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम की घटनाएँ जो होती हैं बहुत कम होती हैं, बादल वगैरह कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं। ठीक है? स्टॉप बोथ इनकमिंग सनलाइट एंड आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर ऐसा होता, स्टॉप बोथ इनकमिंग, अगर इनकमिंग को ही वो रोक देती तो पृथ्वी पर इतना ताप नहीं पहुंचता। हो सकता है कि जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता है। लेट्स गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू
बट स्टॉप इनकमिंग सनलाइट, ऐसा भी नहीं होता है, वो आने वाले जो रे है उनको रोकती नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेट्स इनकमिंग सनलाइट, ये तो करती हैं, उनको आने देती हैं, पास थ्रू बट स्टॉप आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, जो रिफ्लेक्ट होकर जाता है उनको क्या करती हैं, रोक लेती हैं, स्टॉप कर देती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिवर्तन मंडल की ऊंचाई ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच भिन्न है। ये तो सही है, आपने देखा कि 16 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक का डिफरेंस आता है, ठीक है। इक्वेटर पर ये 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर यानी पोल पर ये 6 किलोमीटर है। तो ये सही है स्टेटमेंट। स्ट्रेटोस्फेयर डज नॉट एक्सपीरियंस नॉर्मल लैप्स रेट, तो ये भी सही है, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट की घटनाएं जो हमने बताया कि 165 डिग्री ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो ये घटना क्या होगा, ये घटना ट्रोपोस्फेयर में होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये घटना नहीं होता है क्योंकि वहां तो तापमान बढ़ता है, ठीक है। दूसरा, ओजोन लेयर अकर इन मीजोस्फेयर, ये तो गलत है, ये सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि ओजोन जो लेयर है वो ट्रोपो में नहीं, मीजो में नहीं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। तीसरा, इनोस्फेयर लाई बिटवीन द स्ट्रेटो एंड द मीजोस्फेयर। अब देखिए कि जो इनोस्फेयर है वो कहाँ लाई करता है, स्ट्रेटो एंड द मीजोस्फेयर, ये भी गलत है, क्योंकि मीजोस्फेयर के बाद है कौन सा, मीजोस्फेयर के बाद है इनोस्फेयर, तो इसलिए सी और डी दोनों गलत हो गया और इसका सही उत्तर होगा ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है, क्यों। ओजोन परत की उपस्थिति जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ प्रवर्तित करती है, तो आप देखिए कि जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। ए नंबर जो है वो गलत है, क्यों, क्योंकि ओजोन जो परत है वो किसमें है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओजोन परत की उपस्थिति जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ परिवर्तित कर रही है, किसमें, इनोस्फेयर में तो ये है ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। रेडियो वेव हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट करता है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों गलत हैं और इसका उत्तर जो होगा वो ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ परमानेंट गैस इन एटमोस्फेयर। परमानेंट गैस का मतलब वैसा गैस होते हैं जिनकी जो परसेंटेज होता है, जिनकी मात्रा होता है वो आसानी से चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आसानी से जिनका मात्रा चेंज नहीं होता है उसको परमानेंट गैस कहा जाता है। और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थाई गैस है, तो इसमें जो अस्थाई गैस जो है दो है, एक CO2 भी है और दूसरा नाइट्रोजन भी, ये सारी गैसेज अस्थाई गैस के तौर पर जानी जाती हैं, ठीक है। और आर्गन भी अस्थाई गैस के तौर पर ही जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज होती है वायुमंडल में क्या होता है, एक परमानेंट होता है, फिक्स होता है, इसीलिए इसे परमानेंट गैस के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा और आपको क्या चाहिए, किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, उस तरीके का हम लोग वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।